एक बार फिर से आपका स्वागत है फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जालंधर दौरे की। बीते दिन वो जालंधर पहुंचे और वहां पर जाकर सियासी बिगुल उनकी तरफ से फूंक दिया गया। और इस सबके बीच में पीएम नरेंद्र मोदी ने जालंधर में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के ऊपर कैसे निशाना साधा, आपको दिखाते हैं। अगले साल यानी 2027 में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन ऐसा लगने लगा है कि पीएम मोदी ने विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी बिगुल अभी से फूंक दिया है। दरअसल पीएम मोदी ने शुक्रवार को जालंधर में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने पंजाब सरकार पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से घेरा। पंजाब में आज क्या हो रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। यहां विज्ञापनों के दम पर विश्वासघात की तस्वीर छिपाई जा रही है। आज पंजाब में कानून व्यवस्था बेहाल है। कब कहां गैंगवॉर हो जाए, किस दिशा से गोलियां चलने लगे, कोई कह नहीं सकता। यहां व्यापार कारोबार करना मुश्किल हो गया है। सरेआम लोगों से फिरौती मांगी जा रही है। पुलिस थाने तक सुरक्षित नहीं है। जालंधर में जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बिना नाम लिए आम आदमी पार्टी पर जबरदस्त हमला बोला। पीएम ने कहा, जो लोग देश की राजनीति बदलने की बात करते थे, आज उनकी हकीकत पूरा देश देख रहा है। उनके एक नेता को दंगों का दोषी ठहराया गया है। आज यहां जो लोग पंजाब की सत्ता में बैठे हैं, ये लोग बहुत घमंड से देश की राजनीति बदलने का दावा करते थे, लेकिन आज इनकी सच्चाई देश देख रहा है। 2-3 दिन पहले ही दिल्ली में इनके एक नेता को अदालत ने दोषी करार दिया है। उस पर दोष दंगे कराने का है, दोष एक पुलिस के आईबी अधिकारी की हत्या का है। और इन लोगों की बेशर्मी देखिए, अदालत ने सबूतों के आधार पर फैसला दिया, लेकिन ये लोग कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने 25,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। अपने जालंधर के दौरे के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने 110 साल पुराने जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन का 125 करोड़ रुपए की लागत से जो कायाकल्प किया है, उसका लोकार्पण किया। पर ऐसे में एसी की व्यवस्था हो या फिर वेटिंग हॉल बनाए गए हो, क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं और कैसे कायाकल्प हुआ है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। देश के रेलवे स्टेशन अब बदल रहे हैं। रेलवे स्टेशन का विकास अब एयरपोर्ट की तरह किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया और इसके साथ साथ 75 और रेलवे स्टेशन का उन्होंने लोकार्पण किया है। और इस वक्त मैं जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन पर हूं। आप तस्वीर देखिए बिल्कुल स्टेशन के बाहर की। यहाँ पर जो नज़ारा है, और खुद प्रधानमंत्री कह रहे थे कि अगर आप जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन जाएं तो आपको ये लगेगा कि रेलवे स्टेशन नहीं बल्कि सिटी सेंटर है। अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं अंदर से किस तरीके से यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो यात्रियों को मिलेंगी। तो बहुत आलीशान, बहुत शानदार तरीके से इसको बनाया गया है। बेहद साफ सुथरा जो स्टेशन है वो नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो आप देखिए जो स्टेशन के जो पिलर हैं वहाँ पर आप देखिए नीचे जो कारीगरी है, कलाकारी है, नीचे देखिए फुलकारी वहाँ पर लिखा हुआ है, फुलकारी वहाँ पर लिखा हुआ है। और इस तरीके से जो स्थानीय कला है, संस्कृति है, आर्ट है, उसको भी स्टेशन पर इस तरीके से प्रमोट किया जाएगा। बहुत जो प्लेटफॉर्म है बहुत साफ सुथरे हैं, नीट
एंड क्लीन बनाए गए हैं। एस्केलेटर हैं वो भी आप यहाँ पर स्वचालित जो सीढ़ियाँ हैं वो आप सामने देख सकते हैं। बहुत बढ़िया लगा स्टेशन देख कर जी। अब क्या क्या सुविधाएं आपको देखने को मिली यहाँ? सुविधा ये पहले वाला जो स्टेशन था ना उस पर थोड़ा खड़ने खुड़ने के लिए बहुत अच्छा ये सिस्टम सही नहीं था। अब ये देखो छाएँ हो गई, ये बैठने के लिए सुविधा भी बढ़िया हो गई यहाँ। पीने का पानी, शौचालय, हाँ बढ़िया बढ़िया सब बढ़िया हो गया है जी। जो स्टेशन है ना पहले से बहुत बेहतरीन हो गया है और यहाँ जो साफ़ सफाई है मतलब एकदम देखने लायक है। मतलब जैसे ये लुक है ना, लुक चेंज हो गया पूरा स्टेशन का अब पहले से। पहले का जो स्टेशन था और अब का स्टेशन भाई साहब बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ऐसे लगता ही नहीं है कि स्टेशन है, ऐसे है जैसे एयरपोर्ट है। एक एयरपोर्ट जैसी फीलिंग आती है कि क्योंकि पहले जो दिखता था ना, अब देख लो भाई साहब कितना बड़ा अच्छा। लोग हैं, रेल यात्री हैं जो कह रहे हैं कि यहाँ आकर ऐसा लगता है कि आप एयरपोर्ट पर आ गए हैं। इतनी बेहतरीन सुविधाएं अब जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को मिल रही हैं। जालंधर से वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ मनोज कुमार, टाइम्स नाउ नवभारत। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि दिल्ली के जंतर मंतर से सामने आ रही है, जहां पर सोशल एक्टिविस्ट जंतर मंतर पर जो बैठे थे सोनम वांगचुक, उनको जबरदस्ती पुलिस फिलहाल हॉस्पिटल लेकर गई है, जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि 20 दिन से भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक बैठे हुए थे और उनकी तरफ से मांग की जा रही थी कि सरकार की तरफ से डायलॉग किया जाए, संवाद किया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी सरकार का रिप्रेजेंटेटिव नहीं पहुंचा। इतने दिनों से उनकी तरफ से इंतजार किया जा रहा था और ये भी कहा जा रहा था कि अब वो 20 जुलाई को पार्लियामेंट की तरफ रुख करेंगे और 20 जुलाई को ज्यादा से ज्यादा लोगों के जुटने की भी उम्मीदें जताई जा रही थी, क्योंकि सोनम वांगचुक ने खुद लोगों से अपील करी थी कि 20 जुलाई को ज्यादा से ज्यादा लोग समर्थन देने के लिए जंतर मंतर की ओर आए, उनके लोगों के पास आए। कॉकरोच जनता पार्टी के साथ में सोनम वांगचुक वहां पर बैठे हुए हैं लगातार। इस सबके बीच में धर्मेंद्र प्रधान, जो कि शिक्षा मंत्री है, उनके इस्तीफे की मांग को लेकर भूख हड़ताल की जा रही थी। लेकिन इन तस्वीरों में आप देखिए कैसे जो हालात है वो यहाँ पर बने हुए हैं, जहां पर पुलिस के साथ में जो समर्थक है कॉकरोच जनता पार्टी को भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर सोनम वांगचुक को सफेद कपड़े में लेकर जाया जा रहा है, पुलिस उनको लेकर जा रही है। भारी पुलिस बल की तैनाती इस वक्त जंतर मंतर पर कर दी गई है। दरअसल डॉक्टर्स लगातार सोनम वांगचुक के साथ में मौजूद थे। उनका वजन अब तक 20 दिन में 9 किलो तक कम हो गया है और यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने ये कहा था कि अगर कुछ दिन और ऐसे ही चलता रहा भूख हड़ताल तो ऑर्गन फेल्यूअर्स का जो डर है वो भी जताया जा रहा था डॉक्टर्स के जरिए। लेकिन फिलहाल ये जानकारी मिली है कि क्योंकि लगातार वजन कम हो रहा था और वहां पर जो हालात थे वो ऐसे बने, जिसके बाद में पुलिस फिलहाल सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल लेकर गई है। तो सोनम वांगचुक को अस्पताल लेकर पुलिस गई है। 20 दिन से भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक थे और जंतर मंतर पर इस वक्त भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। सोनम वांगचुक से लगातार देश के लोग ये अपील कर रहे थे कि वो अपना अनशन तोड़ दे, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई भी बातचीत के लिए आगे नहीं आ रहा था और इसी वजह से चाहे एक्टर्स हो, आर्टिस्ट हो, सभी की तरफ से एक ही मांग की जा रही थी कि सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ दे। तो देखिए, बॉलीवुड इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो 60 से ज्यादा एक्टर, एक्ट्रेसेस और कई सारे फिल्म मेकर्स, राइटर्स, उन सब ने सहयोग किया, समर्थन दिया और अपनी स्टोरीज, पोस्ट, सोशल मीडिया हैंडल्स पर सोनम वांगचुक के समर्थन में कई सारी बातें लिखी और उसके बाद में 20 जुलाई का सोनम वांगचुक खुद भी वीडियो बनाकर जिक्र करते हुए नजर आए कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जुटे और हमें समर्थन दें ताकि हम जो अपनी मांगे हैं। दरअसल सोनम वांगचुक लगातार ये मांग कर रहे हैं कि नीट यूजी परीक्षा में जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर, उनकी तरफ से ली जाए और धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें। तो आपको ये भी बता दें कि अभिजीत दीपके, जो कि सीजेपी के फाउंडर हैं, उनकी तरफ से कुछ ही मिनटों पहले 20 से 25 मिनट पहले एक पोस्ट भी किया गया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि सोनम वांगचुक आज उनसे पूछ रहे थे कि 20 जुलाई को क्या लोग जुड़ेंगे, क्या देश के लोग आएंगे, तो जिस पर अभिजीत दीपके ने उनको ये रिप्लाई किया था कि पूरा देश आएगा और वो संसद की तरफ रुख करेगा। और अब इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को अस्पताल लेकर गई है पुलिस। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे जंतर मंतर से, जहां पर आप देखिए कि कैसे जो अलग अलग फोर्सेज हैं उनको पहले से ही तैनात कर रखा था और इससे पहले भी देखिए फोर्सेज 20 दिन से ही तैनात हैं वहां पर, लेकिन आज भारी संख्या में जो फोर्सेज थी उनकी मौजूदगी देखी गई। बैरिकेडिंग्स के बीच में, सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बीच में जंतर मंतर पर ये जो पुलिस है फिलहाल सोनम वांगचुक को अस्पताल में लेकर जा चुकी। किस हॉस्पिटल में ले जाया गया हालांकि इस जानकारी का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन लोगों में काफी ज्यादा जो गुस्सा है वो
देखा जा रहा है, क्योंकि अनशन को अगर इस तरीके से तुड़वाया जा रहा है तो जाहिर तौर पर वहां पर जो समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। तो आपको बता दें कि बैरिकेडिंग यहाँ पर कर दी गई है, जंतर मंतर के चारों तरफ आपको बैरिकेडिंग नजर आएगी और ये लाइव तस्वीरें टाइम्स नाउ नवभारत पर एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को अस्पताल लेकर पुलिस गई है। 20 दिन से भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक बैठे हुए थे, केवल नमक और पानी से इस अनशन को उनकी तरफ से किया जा रहा था और एक ही मांग उठाई जा रही थी कि डायलॉग होना चाहिए, संवाद होना चाहिए और उनका ये कहना था कि वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए और उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने नीट पेपर लीक मामले के बाद में अपनी जान दे दी थी। और देखिए, अगर कॉकरोच जनता पार्टी की बात की जाए तो अब से 5 से 6 मिनट पहले कॉकरोच जनता पार्टी के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उससे बाकायदा एक पोस्ट डाला गया अभिजीत दीपके के द्वारा, जिसमें वो कहते हुए नजर आए कि पुलिस मेरे घर से मुझे हाउस अरेस्ट करने के लिए पहुंची है और ये लोग सोनम वांगचुक जी को उठाने के लिए जा रहे हैं जंतर मंतर पे। अब से 5 से 6 मिनट पहले ये पोस्ट किया गया अभिजीत दीपके के द्वारा और फिलहाल दूसरी तरफ ये तस्वीरें भी सामने आनी शुरू हो गई हैं, जहां पर कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन के साथ में सोनम वांगचुक जो कि 20 दिन से अनशन पर बैठे हुए थे अपनी मांगों को लेकर, उनको पुलिस के द्वारा फिलहाल उठा लिया गया है, अस्पताल ले जा रही है पुलिस, ये जानकारी मिली है। दूसरी तरफ अभिजीत दीपके जो कि कॉकरोच जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि मुझे हाउस अरेस्ट करने के लिए पुलिस पहुंची है। अब से कुछ ही देर पहले वो लाइव आए और लाइव आते ही उन्होंने ये सब बातें कही। तो ये देखिए, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि 6 मिनट पहले कॉकरोच जनता पार्टी के जो पेज है ऑफिशियल, उस पर ये जानकारी साझा की गई है, जिसमें कहा गया है कि हाउस अरेस्ट करने के लिए पुलिस वहां पर पहुंची है। तो सवाल कहीं यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादा जानकारी अभी तक सही सामने आई है, कोई भी बयान सामने नहीं आया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से या फिर पुलिस की तरफ से, लेकिन जो जानकारियां अभी मिल रही हैं उसके मुताबिक अस्पताल लेकर जाया गया है सोनम वांगचुक को। तो वहीं अभिजीत दीपके का ये कहना है कि उनको हाउस अरेस्ट करने के लिए पुलिस पहुंची। तो देखिए, जब पुलिस यहाँ पर पहुंची हाउस अरेस्ट करने के लिए अभिजीत दीपके को, तो वो कह रहे हैं कि मुझे बंद कर दिया है, मुझे बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, मैं जंतर मंतर जाना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं कि हमें घसीट कर जंतर मंतर नहीं जाने दिया जा रहा है, बल्कि हमें हाउस अरेस्ट करने के लिए पुलिस पहुंची है। तो एक तरफ से सोशल मीडिया पर जिस तरीके से लोगों का समर्थन मिल रहा था सोनम वांगचुक को, आई सपोर्ट सोनम वांगचुक, एक तरीके से पूरा ट्रेंड बन गया था और सभी समर्थन में उतर रहे थे। तो क्या अभी प्रदर्शन को रुकवाया जा रहा है? ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े होते हैं, जो कि कुछ देर बाद जब कोई बयान आधिकारिक तौर पर सामने आएगा तो चीजें ज्यादा सामने आ पाएंगी। 2027 की जंग जो है वो अभी से शुरू हो चुकी है और ऐसे में सबसे बड़ा दांव संभल में लगाया जा रहा है और उसी की तैयारियां योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई। बीते दिन मुख्यमंत्री जहां पर गाजियाबाद, बागपत और साथ साथ में दूसरे अन्य जगहों के दौरे पर रहे, वहीं आज संभल के दौरे के दौरान 568 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात संभल वासियों को कैसे मिलने वाली है, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। क्या वेस्टर्न यूपी का संभल 2027 में यूपी की सियासत का नया एपिसेंटर बनने जा रहा है? क्या संभल की फिजाओं में 2027 की चुनावी टक्कर की तस्वीर बन रही है? इन सारे सवालों का जवाब तो वक्त आने पर मिलेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि संभल 2027 के लिए पश्चिमी यूपी का सबसे बड़ा सियासी मैदान बन चुका है। इस बात में कोई शक नहीं कि संभल सीएम योगी आदित्यनाथ की टारगेट लिस्ट में टॉप पर है, तभी तो वो आज संभल को करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। संभल के दौरे में योगी आदित्यनाथ 66 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। योगी आज संभल को 568 करोड़ से ज्यादा की सौगात देंगे। सीएम योगी इंटीग्रेटेड मुख्यालय भवन के पास जनसभा भी करेंगे। इसके अलावा चंदौसी में 145 फीट ऊंची भगवान श्री गणेश की प्रतिमा और रामबाग में भगवान श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का वर्चुअल अनावरण करेंगे। इस बीच सीएम योगी के संभल दौरे से पहले अवैध के खिलाफ बुलडोजर फिर गरजा है। जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने मुकर्रबपुर और मढ़न गांव में सरकारी भूमि पर बने अवैध धार्मिक ढांचों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान प्रशासन की टीम ने मुकर्रबपुर में बंजर जमीन पर बने 312 वर्ग मीटर के अवैध इमामबाड़े, मजार और मढ़न में कब्रिस्तान की 70 वर्ग मीटर जमीन पर बनी ईदगाह को जमींदोज किया। संभल के मुकर्रबपुर में आज बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। दरअसल यहाँ पर मुकर्रबपुर इलाके में
जो अवैध एक इमामबाड़ा और साथ ही साथ मजार बनाई गई थी, ज़मीन को कब्जा किया गया था, उसको आप देखिए यहाँ पर ध्वस्त करने का जो काम है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। और यहाँ पर आपको जो बुलडोज़र है वो नज़र आएगा और यहाँ पर जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है उसको यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। बुलडोज़र की सहायता सबसे पहले ये जो गेट था इमामबाड़े का उसको ध्वस्त किया गया और उसके बाद अब आप देखेंगे अंदर बाकायदा एक मजार बनी हुई है और उस मजार को भी यहाँ पर जो ध्वस्त है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो आज बुलडोज़र की जो कार्रवाई है वो यहाँ संभल के अंदर देखने को मिल रही है और लगातार जो ताबड़तोड़ एक्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और इसके साथ में ही जो प्रशासन के जो तमाम अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये पूरा मजार है इसको यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है। ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर आपको नजर आएगी। यह मुकर्रबपुर का पूरा इलाका है और यहीं पे जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है इसको अंजाम दिया जा रहा है। और आप देखिए यहाँ पर ये जो मजार है इसको यहाँ पर आप जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो शुरू हो गई है और इस मजार को अब आपको नजर आएगा कि बुलडोजर की सहायता से इस पूरे मजार को यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है। संभल के डीएम अंकित खंडेलवाल ने डिटेल में बताया कि आखिर इस जमीन पर बुलडोजर क्यों चला। डीएम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अभी क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, कितनी ये जमीन थी और किस तरीके का पूरा इलाका था? देखिए ये गांव मुकर्रबपुर है, तहसील संभल के अंतर्गत। यहाँ पर बंजर ज़मीन थी, लगभग 3000 वर्ग मीटर के आसपास ज़मीन है, जिस पे अवैध रूप से कब्जा करके इमामबाड़ा और बाकी अन्य धार्मिक गतिविधियाँ की जा रही थी। तहसीलदार कोर्ट से प्रॉपर नोटिस देकर के सुनवाई की गई। सुनवाई में पक्ष रखने की कोशिश की गई, लेकिन कहीं भी ये साक्ष्य नहीं मिला कि इस पे कब्जा जो है वैध है। कब्जा अवैध ठहराते हुए तहसीलदार कोर्ट से बेदखली का ऑर्डर हुआ। उस बेदखली के खिलाफ वर्तमान में कोई भी अपील किसी भी न्यायालय में विचारणीय नहीं है। इसको रखते हुए तहसीलदार कोर्ट के न्यायालय का अनुपालन आज यहाँ कराया जा रहा है और इस कब्जे को हटवाया जा रहा है। संभल में अवैध के खिलाफ एक्शन नई बात नहीं है। जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद से ही संभल में चुन चुन कर अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं। संभल से एसपी के बिश्नोई ने साफ किया कि ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जनपद संभल में पिछले 1.5 साल से चल रहा है, उसमें कई 100 हेक्टेयर जमीन अभी तक मुक्त कराई जा चुकी है। जो करीबन 1000 बीघे से ज़्यादा ज़मीन है वो मुक्त करवाई जा चुकी है। उसी मुहिम का एक ये हिस्सा है। प्रत्येक गांव में ग्राम पंचायत में बताया गया है, चौपाल लगा के ग्राम सचिव और पुलिस के द्वारा बताया गया है कि जिस व्यक्ति ने कब्जे किए हैं उनके बारे में हमें अवगत कराएं। आज संभल दौरे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24 कोसीय परिक्रमा मार्ग और तीर्थों को जोड़ने वाली आउटर रिंग रोड की आधारशिला भी रखेंगे, तो वहीं गरीब हिंदू परिवारों को भूमि आवंटन के पट्टे भी वितरित करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि 2 दिन बाद संसद का मॉनसून सत्र होने वाला है और सरकार इस बार कई बिल पेश कर सकती है। लेकिन इस सबके बीच में आपको बता दें कि कैराना में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस और सपा जिन्ना के उपासक हैं और हम भगवान श्री राम के वंशज हैं। मुख्यमंत्री ने और क्या कुछ कहा है आपको एक बार सुनवाते हैं। जो लोग डेमोग्राफी बदल रहे थे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, ये लोग जिन्ना के उपासक हैं। इसीलिए तो कांदला और कैराना से पलायन हो रहा था और हम लोग अन्नदाता किसानों के उपासक हैं, जिन्होंने गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ा करके आज चीनी मिलों के गन्ना मूल्य का भुगतान हमारे किसानों को हो सके, आज उसके माध्यम से कार्य ये डबल इंजन की एनडीए की सरकार ने करके दिखा दिया है। कैराना का पलायन, कांदला का पलायन एक शरारत के तहत यहां की डेमोग्राफी को बदलने की जो साजिशें हो रही थी, विकास कार्य ठप पड़ा हुआ था, नौजवान हताश और निराश था, अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था। लेकिन बहनों और भाइयों, हम लोगों को उस मर्यादा को समझना होगा जो इस यात्रा की, कावड़ यात्रा की गरिमा को बढ़ाएगा। कावड़ यात्रियों के साथ लोगों के उस प्रगाढ़ प्रेम को व्यक्त करने का एक माध्यम बनेगा। इसलिए अगर कोई गलत व्यक्ति हमारे बीच में आकर के उपद्रव करने का प्रयास करता है, उड़दंगई करने का प्रयास करता है,
पहले ही ऐसे व्यक्ति को कान पकड़ करके बाहर कर देने की आवश्यकता है और कह देने की आवश्यकता है कि अनुशासनहीनता हम नहीं स्वीकार करेंगे। 2 दिन बाद संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और इस सबके बीच में कहा जा रहा है कई ऐसे बिल सरकार के द्वारा पेश किए जाने हैं जिसके लिए 2/3 बहुमत अनिवार्य होगी। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है, रणनीति उनकी तरफ से बनाई जा रही है। क्या कुछ हो रहा है और कैसे सरकार को इस बार घेरा जाएगा मानसून के सत्र में, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। संसद के मानसून सत्र को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। 2 दिन बाद संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। इसके इस बार धमाकेदार होने के आसार हैं। शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एनडीए की अहम बैठक हुई। ये बैठक संसद के आगामी मानसून सत्र की रणनीति तय करने के लिए बुलाई गई थी। तो 2 दिन पहले 16 जुलाई को कांग्रेस पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजिक ग्रुप की बैठक सोनिया गांधी के आवास पर आयोजित की गई थी। सत्ता हो या विपक्ष, दोनों अपनी रणनीतिक तैयारी में व्यस्त हैं। 16 दिन के सत्र में सबसे ज्यादा घमासान किसी बिल पर होगा तो वो है परिसीमन बिल। मोदी सरकार इस बिल को लेकर अपने लक्ष्यों को लेकर दृढ़ है, तो वहीं इन लक्ष्यों में रोड़े अटकाने को लेकर विपक्ष भी तैयार है। 543 सदस्यों वाली लोकसभा में अगर 1/3 आप निकालेंगे तो 181 हुए। तो वो महिला आरक्षण का प्रावधान कीजिए, हम आपका पूरा समर्थन देंगे। पर ये जो परिसीमन विधेयक पेश किया गया था, हालांकि इसको कहा गया ये महिला आरक्षण अधिनियम होगा, पर महिला आरक्षण के नाम पर खतरनाक परिसीमन विधेयक लाया गया। पूरी एकता और एकजुटता से विपक्ष ने इसका विरोध किया। ये बात सही है कि 17 अप्रैल के बाद गृह मंत्री ने 1-2 विपक्ष पार्टियों को तोड़ा है। ये संविधान का अपमान है। ये चालाकी से 2/3 बहुमत पाने में ढूंढने में लगे हुए हैं। कांग्रेस इंडी गठबंधन की बिगड़ी केमिस्ट्री को देखकर बेचैन है। उधर सदन के भीतर पीएम मोदी अंक गणित को मजबूत करते दिख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक परिसीमन बिल पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को छोड़कर सभी दल सरकार को समर्थन दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार को भरोसा है कि जरूरत पड़ने पर 2/3 बहुमत वाले विधेयक के लिए पर्याप्त संख्या उनके पास है। सूत्रों का दावा है कि जल्द ही शिवसेना के दोनों धड़ों का विलय और एनसीपीआई को मान्यता संबंधी अधिसूचना जारी होने की संभावना है, जिसके बाद दोनों को सर्वदलीय बैठक में बुलाया जा सकता है। उधर कांग्रेस को चिंता इस बात की है कि 2/3 आंकड़ा अगर मोदी सरकार को मिला तो परिसीमन बिल पास होना तय है, और परिसीमन बिल पास हुआ तो पीएम मोदी का देश की महिलाओं से किया वादा पूरा होते देर नहीं लगेगी। यानी देश की संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का 33% आरक्षण। लेकिन उससे पहले सूत्रों के मुताबिक सरकार इनकम टैक्स संशोधन बिल, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने और राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन बिल समेत कई अहम विधेयक पारित कराने की तैयारी में है। राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन बिल में वंदे मातरम जैसे राष्ट्रीय सम्मान के अपमान पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान लाने का प्रस्ताव है। सरकार मानसून सत्र में इस बार 5 से ज्यादा अहम बिल को पास कराने की कोशिश में है, तो कांग्रेस परिसीमन विधेयक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी, नीट पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। और अब बात करेंगे उत्तराखंड के देहरादून की, जहां पर छात्रों के गूंज कार्यक्रम का आयोजन हुआ और राहुल गांधी इस आयोजन में मौजूद रहे, नेतृत्व एक तरीके से करते हुए नजर आए। और यहाँ पर राहुल गांधी ने छात्रों से 1-to-1 संवाद भी किया, उनकी परेशानियां जानी, उनको कई मंत्र भी बताया और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी पर किस तरीके से तीखा हमला बोला है वो आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी शामिल हुए, जहां बड़ी संख्या में छात्रों का जमावड़ा देखने को मिला। छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी ने छात्रों से संवाद किया। कार्यक्रम में शामिल हुए छात्रों को राहुल गांधी ने सफलता का मंत्र बताया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेपर लीक के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 10 सालों में 152 पेपर लीक की घटनाओं ने करोड़ों युवाओं के भविष्य को बर्बाद करके रख दिया है। पिछले 10 साल में हर महीने एक पेपर लीक हुआ है और रियलिटी है कि कन्विक्शन रेट 0। इस काम के लिए एक भी व्यक्ति जेल में नहीं गया है, एक व्यक्ति को सजा नहीं मिली। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों और परीक्षा कराने वाली एजेंसियां ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्ट हो चुकी हैं। क्योंकि अब ये पूरा का पूरा सिस्टम के अंदर घुस गया है, स्ट्रक्चर के अंदर घुस गया है और पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो पेपर लीक में इन्वॉल्व है, ऊपर से लेकर नीचे तक। एक तरफ राहुल गांधी ने पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर राजनीतिक हमला तेज किया, तो दूसरी ओर कार्यक्रम में आई बड़ी संख्या में छात्रों की भीड़ चर्चा का विषय बन गया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब बात करेंगे राम मंदिर के बाद में हनुमानगढ़ी की, जिस पर कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था और इसी को लेकर बहस छिड़ गई थी। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ने वाली बात कही थी। उसके बाद में अखिलेश यादव सपा प्रमुख जो की हैं, उन्होंने आके कह दिया कि मध्य प्रचार है। और क्या कुछ हुआ है आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? कौन करवा रहा था ये? हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने वाले इस बयान पर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इसे मिथ्या प्रचार करार दिया है और इसे ध्यान भटकाने वाला बयान कहा। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि भाजपा की चोरी, लूट, छल कपट, झूठ फरेब की अधर्मी राजनीति अब प्रभु राम जी के मंदिर से आगे बढ़कर हनुमानगढ़ी तक पहुंच गई है। जो महामुख हनुमानगढ़ी को लेकर मिथ्या प्रचार कर रहे हैं, वो अपने महापाप का प्रायश्चित करें और स्वीकार करें कि वो राम मंदिर की चोरी से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अन्यथा हनुमानगढ़ी की सीढ़ियां घुटनों के बल चढ़कर आस्था के इस अनादि तीर्थ से क्षमा याचना करें। हनुमानगढ़ी में नमाज के दावे पर बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी है। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि हनुमानगढ़ी में कभी नमाज नहीं पढ़ी गई, ऐसा दावा गलत है। हनुमानगढ़ी पर नमाज पढ़ी गई ये बात गलत है, लेकिन जो लोग नमाज की बात उठाते हैं पढ़ी गई, तो उनको मालूम होना चाहिए कि इस हनुमानगढ़ी का निर्माण एक मुसलमान ने ही कराया था। आज भी पत्थर लगा हुआ है, उसने कराया था। ये बाराबंकी का कोई मुस्लिम समाज का नाम हमें संजोग से नहीं याद है। गौ रक्षा यात्रा पर चल रहे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने हनुमानगढ़ी में नमाज वाले बयान पर योगी आदित्यनाथ को घेरा और दावा किया कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर कभी नमाज नहीं हुई। सरकार 27 साल पुराने मामले को उठाकर राम मंदिर चंदा चोरी से लोगों का ध्यान भटका रही है। राज्यसभा सांसद और तब के यूपी के डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर बृजलाल ने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर हनुमानगढ़ी को लेकर दावा किया था।
कि 26 अक्टूबर 2003 से 24 नवंबर 2003 तक रमजान का महीना था। इस दौरान हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर दरी बिछाई जा रही थी, मगर जैसे ही इसकी भनक लगी पूरा प्रोग्राम वहां से रद्द करा दिया गया। पता चला, हमें भी खबर मिली, चूंकि मैं जिला ऑर्डर था, कि वहाँ ये हो रहा है कि हनुमानगढ़ी के ठीक सामने जो सीढ़ियाँ जाती हैं वहाँ से लेकर नीचे तक नमाज पढ़ाई जाएगी और रोज़ा इफ्तार होगा। हमारे बहादुर एसएसपी ने मना कर दिया। मना करने के बाद फिर ये हुआ कि ज्ञानदास जी अपने घर में नमाज पढ़ाएंगे। अब मजबूरी उसके तो हम कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन जो हम लोग इंटेलिजेंस गैदर कर रहे थे उसमें ये था कि ये हनुमान मंदिर की दीवार है और महंत जी का घर, बीच में पतली सड़क और 3 सीढ़ियाँ तब महंत जी के घर में जाते हैं। तो उन्होंने कहा उस पर भी चटाई बिछा करके और फिर पूरा सड़क पर चटाई बिछा करके मंदिर के दीवार से सट करके नमाज हो, इफ्तार हो। जैसे इन्होंने सड़क पर उस पर सीढ़ियों पर बिठाना शुरू किया, उसको उठाकर फेंक दिया गया। महंत जी के घर के अंदर नमाज हुआ, रोजा इफ्तार हुआ। बृजलाल का दावा है कि अयोध्या में हालात ना बिगड़ जाएं, इसलिए ये फैसला लिया गया। मगर तत्कालीन सरकार को खुश करने के लिए कुछ अधिकारी भी हनुमानगढ़ी में इफ्तार पार्टी का आयोजन कराने की कोशिश करने लगे। बाद में महंत ज्ञानदास के घर पर प्रोग्राम किया गया। ये भी सामने आई और दिल्ली के डीसीपी का ये कहना है कि तबीयत बिगड़ने की वजह से हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये सब कुछ हुआ है। तो आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश पर ही कार्रवाई की गई है, ये दिल्ली पुलिस का कहना है। साथ ही साथ डॉक्टरों की सलाह के बाद में भर्ती कराया गया है और प्रदर्शनकारियों ने बाधा डालने की कोशिश की है। जिस बात सोनम वांगचुक को पुलिस लेकर जा रही थी, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। वहीं दूसरी तरफ अभिजीत दीपके का ये कहना था कि मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया, मेरी मौजूदगी वहां पर नहीं थी, उसी दौरान ये सब कुछ हुआ। आप के जो समर्थक थे कॉकरोच जनता पार्टी के, वो यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद रहे, विरोध करते हुए नजर आए। सोनम वांगचुक को अस्पताल नहीं लेकर जाने देने की बात कहते हुए नजर आए, लेकिन फिलहाल सोनम वांगचुक को सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। वैसे में पुलिस का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है, उसके लिए ले जाया गया है और अंडर मेडिकल सुपरविजन। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में पुलकित नागर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुलकित, अभी की वहां क्या स्थिति है और सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल लेकर जाया गया है, उनका हेल्थ अपडेट क्या है? जो लोग हैं वो देखिए, करीब कल तक 9 किलो वजन घट गया था। आज 21वां दिन उन्हें शुरू होना था और ये बात लगातार सामने आ रही थी कि उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। सामने मैं आपको सीधा वो मंच दिखा रहा हूं जहां से सोनम वांगचुक पिछले 20 दिन से मौजूद थे, लेकिन अब इस पूरे मंच को खाली करा लिया गया है। पुलिस की मौजूदगी आप देख सकते हैं। अब इस मंच की तरफ किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है और यहीं पे ही सोनम वांगचुक पिछले 20 दिन से यहाँ पे ही मौजूद थे। आज 21वां दिन था। करीब 9 किलो वजन कम हो चुका था, शुगर लेवल कम था, बीपी कम था और यही वजह है कि हर दिन की जो रिपोर्ट थी वो प्रशासन को सौंपी जा रही थी कि क्या हालात हैं और ये हाईकोर्ट की तरफ से भी साफ कर दिया गया था कि जो भी हालात होंगे उस पर बारीक नजर प्रशासन को रखनी है। आप लोग भी यहीं मौजूद थे उस समय? सर, मैं यही मौजूद था उस समय। तो एक तबीयत खराब की बात थी और कुछ नहीं था सर, वो कह रहे थे चिल्ला चिल्ला के रो रो कि मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, मैं यहाँ रहूंगा। कुछ नहीं सर उस बंदे को, सोनम सर को 4-5 लोगों ने सिविल ड्रेस में डॉक्टर का भेष बन के वहाँ पे देखिए ये तस्वीर आप देख रहे हैं और अभी कुछ संगठन के लोग, छात्र लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जो बच्चे यहाँ मौजूद थे, जो बैठे थे, उनमें भी कुछ लोग अभी हंगर स्ट्राइक पर मौजूद है। सिर्फ सोनम वांगचुक को यहाँ से हटाया गया है। दूसरा, अगर मैं आपको पुलिस बल दिखाऊं तो आप तैनाती देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा तादाद में पुलिस ने पूरे मंच को खाली करा दिया है और तमाम ये जो इलाका है जहाँ पे तमाम छात्र मौजूद रहते थे, हंगर स्ट्राइक चल रही थी, उसे इस एक लाइन बनाकर बंद कर दिया गया है। अब यहाँ से दूसरी तरफ जाने नहीं दिया जाएगा। यहाँ जो बचे हुए छात्र हैं जो यहाँ मौजूद थे सुबह के वक्त, वो आपको नजर आएंगे, वो अभी भी मौजूद हैं और हलचल देखिए
बीच बीच में भागदौड़ एकदम शुरू क्या होती अभी है, फिलहाल छात्रों का मौजूदा वक्त गुस्सा में ज्यादा उठता है छात्रों और वो के जुटने की जो उम्मीद यहाँ जताई अधिकारी जा है रही उनके है, पास क्योंकि कुछ अभिजीत पूछने दीप के लिए के जब हाउस पहुंचते हैं। अरेस्ट जी। हुए तो उनके द्वारा प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया कॉकरोच जनता पार्टी के डाला गया है कि आज शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाना चाहिए, और ऐसे में वो लोगों से दरखास्त कर रहे थे कि ये जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोर्ट की बात की जाए तो कोर्ट ने तो ये भी कहा था ना कि सरकार जवाबदेही दे कि आखिरकार सोनम वांगचुक इतने लंबे समय से अनशन पर क्यों बैठे हैं। देखिए सही आपने बिल्कुल ठीक कहा, और सबसे बड़ी बात कोर्ट के अंदर जो ये कही गई थी कि ये छूट थी कि सोनम वांगचुक की तबीयत को लेकर एक पैनी नजर रखनी है, पूरे अपडेट्स लेने यहाँ आए, सोनम सर को घसीट कर गाली गलौज करके लेकर गए। 60 साल से जो इंसान है जो भूख हड़ताल पर बैठा हुआ था 20 दिनों से, 60 साल के इंसान को जो 20 दिनों से भूखा था उसको दिल्ली पुलिस गाली गलौज करके घसीट कर यहाँ से जबरदस्ती उठाकर लेकर गई। ये कहाँ लेकर गई हमें पता नहीं है। तो ये भी हमें पता चला। और जब मैं मेरे दोस्त के घर से निकल, जैसे ही मुझे ये खबर मिली, मैं जंतर मंतर आ रहा था, पुलिस वालों ने मुझे भी मारपीट की, मुझे भी सड़कों पर घसीटा और गेट बंद करके मुझे अंदर रखा और कहता है तू जंतर मंतर कैसा जाता है हम देख लेते हैं। मुझे भी दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर रखा था, मेरे साथ भी मारपीट की, मुझे भी घसीटा गया रोड पर, और यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी दिल्ली पुलिस ने मारपीट की है। कहाँ पर आओ, ये मेरा फोन भी छीन के लेकर गए, लोगों के फोन भी छीन कर लेकर गए। नरेंद्र मोदी एक तानाशाह और दिल्ली पुलिस उसकी गुंडागर्दी को आगे बढ़ाती है। ये देश के लिए नहीं है पुलिस, ये पुलिस सिटीजन्स के लिए नहीं है। और पुलकित हमारे साथ लगातार लाइव अपडेट्स दे रहे हैं। पुलकित, अभिजीत दीपके को हम सुन रहे थे और उनकी तरफ से कई गंभीर आरोप सरकार के ऊपर लगाए जा रहे हैं कि जबरदस्ती इस प्रोटेस्ट को खाली कराया गया है। देखिए 20 तारीख को यहाँ से संसद मार्च हो रहा था, उस दिन पार्लियामेंट की शुरुआत है, सोमवार का दिन है, और उससे पहले तमाम बहुत सारे नेता, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, एनसीपी हो, आम आदमी पार्टी हो, और हरियाणा दूसरे स्टेट्स के तमाम राजनीतिक दल यहाँ पर आकर इन छात्रों को समर्थन देते हुए नजर आ रहे थे। तो ये संभावना बनी हुई थी कि सोमवार का दिन जब यहाँ से संसद मार्च की तरफ ये लोग जाएंगे तो एक स्थिति दूसरी नजर आ सकती है, और यही वजह थी कि शुरुआत से ही नजर रखी जा रही थी। दूसरा, सोनम वांगचुक की जो तबीयत थी उसको लेकर भी नजर रखी जा रही थी। अभी जो सिर्फ सोनम वांगचुक को हटाया गया, हालांकि छात्र जो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे वो अभी भी आपको यहाँ नजर आ सकते हैं। सिर्फ वो मंच पूरा खाली करा लिया गया है जहाँ सोनम वांगचुक मौजूद थे, और उनकी तबीयत का जो अपडेट था, शाम में भी मैं यहाँ पे था, करीब 5 बजे के आसपास डॉक्टर्स की टीम यहाँ पहुंची थी और उन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की थी उसके हिसाब से करीब 9 किलो के आसपास वजन कम हो चुका था, और बीपी और शुगर लगातार डाउन हो ही रहे थे, क्योंकि कल 20वां दिन था, आज 21वां दिन शुरू हो रहा था। छात्र इसलिए आरोप लगा रहे हैं कि उनका मार्च था, 20 तारीख को उनका मार्च होना था, और उन्हें ये उम्मीद थी कि एक बड़ी संख्या में समर्थन उन्हें मिलेगा। और पिछले 2-3 दिन का अगर मैं इंटेलिजेंस का रिपोर्ट आपको बताऊं तो करीब 4 से 5 हजार लोगों के आसपास यहाँ पहुंच रहे थे, और ये संख्या लगातार पिछले कुछ दिनों में बढ़ी है। यही वजह है कि छात्र नाराज हैं कि उनका मार्च से पहले सोनम वांगचुक को यहाँ से हटाया गया, और दूसरा, सोनम वांगचुक भी लगातार ये बात कह रहे थे कि वो इस मार्च का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये उनके बयान भी प्रदर्शन था, ये जो शांतिपूर्ण मार्च था उसका भी दूसरी तरफ ऐलान किया गया था। एक तरफ तो तबियत का हवाला देकर अस्पताल में सोनम वांगचुक को एडमिट करा दिया गया, वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने तो पुलकित ये भी कहा था, अभी मैं आपसे पूछ भी रही थी, कि सरकार को जवाबदेही देनी चाहिए और बताना चाहिए कि आखिरकार ये जो प्रदर्शन हो रहा है ये क्यों हो रहा है, और सरकार के लिए, क्योंकि लगातार ये मांग उठाई जा रही थी कि सरकार हमें जवाब दे, हमसे आके बात करे। और हेल्थ कंडीशंस। पुलकित, आपको क्या हमारी आवाज आ रही है? शायद पुलकित तक हमारी आवाज नहीं पहुंची। पुलकित, हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार से जवाबदेही की बात कही गई थी, दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया था कि सरकार को जवाबदेह होना पड़ेगा और जवाब देने होंगे कि क्यों ये प्रदर्शन इतना लंबा खिंच रहा है और क्यों कोई रिप्रेजेंटेटिव बातचीत के लिए नहीं पहुंचा। पुलकित,
देखिए, जाहिर तौर पर ये दिल्ली हाई कोर्ट की नाराजगी भी थी और चिंता भी थी, और डे 1 से अभी तक भी कोई सरकार की तरफ से यहाँ नहीं पहुंचा था जिससे आगे कम्युनिकेट किया जा सकता हो कि जो मांगे सोनम वांगचुक लेकर यहाँ बैठे हुए हैं उन पर सरकार का क्या कहना है। अभी तक, क्योंकि कल भी मेरी बातचीत हुई थी तो तब भी इनके पास सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्रतिनिधित्व मंडल या फिर कोई ऐसी टीम नहीं पहुंची जिससे बातचीत हो कि इस प्रोटेस्ट का अंत कैसे कराना है या फिर जो मांगे रखी गई हैं उस पर सरकार का क्या कहना है, क्या सरकार आगे कर रही है। लेकिन ये जरूर था कि सोनम वांगचुक चाहते थे कि जो संसद मार्च होना है 20 तारीख को वो उसका हिस्सा बने, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई भी बातचीत उनसे नहीं हुई। दो चिंताएं सुप्रीम हाई कोर्ट की लेकर थी। पहला ये 20 तारीख को मार्च होना है, ये होता है तो कैसे होता है और इसके ऊपर तमाम जो लोग हैं उनका क्या रिएक्शन सामने आता है, सरकार क्या जवाबदेही देती है, क्योंकि अभी भी अपनी मांगों को लेकर जाहिर तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी के जो समर्थक है बड़ी तादाद में वो जमे हुए हैं, जुटे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पुलकित आपको तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए। और अब रुक कर लेते हैं एमपी के शिवपुरी का, जहां से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बीजेपी विधायक रमेश के एक जन चौपाल में जमकर हंगामा हुआ। तो रमेश खटीक के कैसे जन चौपाल में हंगामा हुआ, क्या कुछ वजह रही, तस्वीरें क्या सामने आई हैं, आपको हमारी रिपोर्ट में दिखाते हैं। सबसे पहले आप तस्वीरों को देखिए जहां आपको एक बीजेपी के विधायक रमेश खटीक गाड़ी का दरवाजा खोलकर लोगों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। इसी भीड़ में आपको एक काली शर्ट वाला शख्स दिखेगा जिसके हाथ में एक छोटा बच्चा भी है और वो एमएलए को अपनी समस्या बता रहा है। लेकिन जब एमएलए उसकी बात पर ध्यान नहीं देते हैं तो शख्स नाराज होकर गाड़ी के गर्म बोनट पर अपना बच्चा गुस्से से रख देता है। हैरान कर देने वाला ये वीडियो एमपी के शिवपुरी से सामने आया है, जहां बीजेपी के विधायक रमेश खटीक जनता के बीच जन चौपाल कर रहे थे। इस दौरान एक शख्स भी उनके पास अपनी शिकायत लेकर पहुंचा, लेकिन जब विधायक ने कहा कि तुम मेरी विधानसभा के नहीं हो, मैं तुम्हारी शिकायत नहीं सुनूंगा, तो शख्स इस बात से बेहद नाराज हो गया और उसने विरोध में अपना बच्चा गाड़ी के गर्म बोनट पर रख दिया। और आए मैं नहीं हूँ, उधर के बाबा पे जा, उस साल का विधायक मैं नहीं हूँ। अरे मैं नहीं हूँ, कैसे तुम्हारी मदद कर रहा था, लेकिन उसका विधायक मैं नहीं हूँ। जानकारी के मुताबिक नरवर तहसील का कुछ हिस्सा करेरा विधानसभा में आता है, जबकि कुछ हिस्सा पोहरी में आता है और करेरा से बीजेपी के रमेश खटीक विधायक हैं, जबकि पोहरी से कांग्रेस के कैलाश कुशवाहा विधायक हैं। आरोप है कि रमेश खटीक शुक्रवार को जन चौपाल करने पहुंचे तो उन्होंने केवल अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनी और पोहरी विधानसभा क्षेत्र से आए लोगों को ये कहकर लौटा दिया कि वो उनके इलाके के वोटर नहीं हैं। मध्य प्रदेश अब अगला राज्य होने वाला जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला है। सबके बीच में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कह दिया है कि जो एक शादी करेगा वही मध्य प्रदेश में रहेगा। और इसमें ये भी कहा है कि हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग कानून क्यों हो, सभी के लिए समान कानून होने चाहिए। मुस्लिम बहनों के अधिकारों की रक्षा जरूरी है, ये मोहन यादव ने कहा। अगर कोई तलाक 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 कहेगा तो उसे जेल जाना पड़ेगा, ये बात भी मुख्यमंत्री ने स्पष्ट करी है। आपको सुनवाते हैं क्या। एक प्रधान एक निशान होना चाहिए, तो हिंदू का कानून अलग, मुसलमान का कानून अलग, ऐसा क्यों होना चाहिए? सबका एक कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी राम अगर एक शादी करेगा तो रही 2, 3, 4 में हो जाएगा। अरे हमारी मुस्लिम बहनें तो हमारी बहनें, अब एक शादी वो करेगा उसी को कानून मध्य प्रदेश में रहने का अधिकार रहेगा। ये यूसीसी कानून लगाने हमारा खबर अब आपको रामपुर से दिखाते हैं, जहां पर आजम खान की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने का नोटिस दे दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो आजम खान है उनका पहले से ही वो जेल में बंद है। वहीं दूसरे मामले की सुनवाई के दौरान आज जो एक बार फिर से उनको जेल की सजा सुनाई जा सकती है, यानी कि जेल में उनका जो समय है उसको बढ़ाया जा सकता है। आपको दिखाते हैं खबर।
आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को रामपुर विकास प्राधिकरण पहले ही ध्वस्तीकरण का नोटिस थमा चुका है, लेकिन अब उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि आज आजम खान के खिलाफ एक विवादित टिप्पणी मामले में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। और ऐसा माना जा रहा है कि अगर इस केस में कोर्ट ने आजम खान के रुख में फैसला नहीं सुनाया तो उन्हें 2 साल तक की जेल हो सकती है। अब आजम खान के किस बयान पर यह पूरा कोर्ट केस चल रहा है, सबसे पहले आप वो सुनिए। और सब डटे रहो, ये कलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं। और देखें कई मायावती जी के फोटो, कैसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकाल के जूते साफ कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं से है गठबंधन। हाँ, उनसे उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इंशाल्लाह ने चाहा। दरअसल ये मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान का है। उस समय सपा और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे और रामपुर लोकसभा सीट सपा के हिस्से में आई थी। और अप्रैल 7 से 12 के बीच में आजम खान ने रामपुर के भोट इलाके में लोगों को संबोधित करते हुए ये विवादित बयान दिया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में आजम खान के प्रचार के दौरान कई विवादित बयान सामने आए थे, जिसके बाद उनके खिलाफ रामपुर के अलग अलग थानों में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के कई मुकदमे दर्ज किए गए थे। मामला इतना बढ़ गया था कि चुनाव आयोग ने उनके चुनाव प्रचार पर रोक तक लगा दी थी। इस मामले की सुनवाई MP MLA स्पेशल कोर्ट में हुई थी, जहां 16 मई को ही अदालत ने आजम खान को दोषी ठहराते हुए 2 साल की जेल और 5,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। और निचली अदालत के फैसले के खिलाफ आजम खान ने सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी। और आज सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सेशन कोर्ट निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखेगी या आजम खान को राहत देगी। और अब आपको आज की सबसे बड़ी स्टोरी बताते हैं। गुजरात ATS ने दरअसल जैश मॉड्यूल के 5 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इन आतंकवादियों का प्लान 8 शहरों में धमाके का था। और इतना ही नहीं, अपनी आतंकवादी विचारधारा के साथ में कैसे दूसरे स्टूडेंट्स को, लोगों को भी जोड़ने की कोशिश करते हैं, आपको एक रिपोर्ट में सारे खुलासे बताते हैं। 8 बार बनाए बम, 2 बार किए धमाके। आतंक की स्क्रिप्ट रेडी थी, धमाके का प्लॉट भी तैयार था, बड़े धमाकों की प्लानिंग थी, 15 अगस्त से पहले दहलाने की बड़ी तैयारी थी। बिलाल आबिद भाई शेरा, मोहम्मद अयूब कादीवाला, मोहम्मद अयूब भाई सुनसारा उर्फ मोहम्मद खली, शफी रईस मुखी उर्फ शफी छापी, मोहम्मद हसन हनीफ भाई करड़िया उर्फ हसन हैदरपुरी। ये वो 5 नाम है जो सुनने में आम है, लेकिन इनके इरादे बेहद ही खौफनाक थे। ATS की जांच में सामने आया कि ये 5 आरोपी पिछले 6 महीने से एक दूसरे के संपर्क में थे। हैंडलर पाकिस्तान में था, डायरेक्शन जैश ए मोहम्मद की टॉप लीडरशिप से मिल रहा था। इंटरनेट के जरिए सीधे निर्देश मिल रहे थे कि भारत में नेटवर्क को कैसे खड़ा करना है, कैसे फैलाना है और कहां हमला करना है। गुजरात ATS ने फिलहाल ही 5 आतंकियों को पकड़ा है, वो जो जैश ए मोहम्मद के साथ कनेक्टेड थे। कुछ ही दिन पहले, थोड़े ही दिन पहले गुजरात से 8 आतंकी पकड़े जा चुके थे, जो 8 जैश ए मोहम्मद के साथ कनेक्टेड थे। और जब उनके 14 दिन के रिमांड मिले और उनसे इंक्वायरी की तो पता चला कि 5 लोग भी और हैं। और जो ये 8 पकड़े जा चुके थे उनमें से 3 लोग ये नए पकड़े जाने वाले 5 लोगों के साथ कनेक्टेड थे। और ये सारे एक्सप्लोजिव एक्टिविटी भी कर रहे थे, जिनके लिए उन्होंने ऑनलाइन और लोकल मार्केट से काफी केमिकल वगैरह भी खरीदा था। और वो अपनी जेब से पैसा निकालकर ये सारी चीजें खरीद कर उनमें से ये एक्सप्लोजिव बना रहे थे और एक्सप्लोजन बना के उनको ब्लास्ट करने का भी इरादा था, जिनके तहत इन लोगों ने अभी तक टोटल 8 बार एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। और 8 बार में से 2 बार ये लोग सक्सेस भी जा चुके थे। और ये सक्सेस होने के बाद अभी इन लोगों का प्लान था कि शायद कोई इनको चांस मिले तो ये ब्लास्ट भी करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही गुजरात ATS ने ये 5 को पकड़ लिया है। पाकिस्तान से मिल रहे निर्देशों के बाद ये आतंकी सिर्फ प्लानिंग नहीं कर रहे थे, बल्कि एक्शन मोड में आ चुके थे।
भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए करीब 8 बार विस्फोटक तैयार करने और आईईडी डेटोनेशन मैकेनिज्म का टेस्ट कर चुके थे। जानकारी के मुताबिक इस मॉड्यूल के मास्टरमाइंड मोहम्मद अयूब और अमीन शेरा हैं। आरोप है कि इन्होंने विस्फोट करने के लिए विशेष रसायन और गन पाउडर और दूसरे सामान मंगवाए थे। इतना ही नहीं, इन आतंकियों ने ग्रामीण इलाकों की पहले रेकी की, पहचान की, सुनसान जगहों पर छोटे छोटे विस्फोट कर अपने नेटवर्क और विस्फोटक क्षमता का परीक्षण भी किया। बताया जाता है कि इन आतंकियों ने स्थानीय सामानों का इस्तेमाल कर एक नॉर्मल टाइम बम भी तैयार किया था। इसी टाइम बम की क्षमता को जांचने के लिए गुजरात के जंगलों और सुनसान जगहों पर बार बार टेस्ट किए। गनीमत रही कि कई बार बम फटा नहीं और इनका मिशन फेल होता रहा। करीब 2 बार इन्हें कामयाबी भी मिली, जिसके बाद ये अपने आकाओं के आदेश का इंतजार कर रहे थे ताकि भारत में किसी बड़े बम धमाके को अंजाम दे सके। इन लोगों ने मिलकर के ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल और लोकल मार्केट से कुछ केमिकल्स खरीदे थे, जिनमें कि मेनली पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर, चारकोल था। इनका एक फिक्स रेशियो में मिलाकर के गन पाउडर इनके द्वारा तैयार किया गया था। ये इनको डेटोनेट करने के लिए अलग अलग तरह की मैकेनिज्म पे काम कर रहे थे। इसमें टाइमिंग से जो फोड़ने वाली मैकेनिज्म है उसके ऊपर ये लोग काम कर रहे थे। साथ साथ में जो वायर की क्वालिटी है इसके ऊपर ये लोग रिसर्च कर रहे थे। एक्सप्लोसिव को भरने के लिए किस तरह की पाइप्स यूज की जाए, उन पाइप का मैकेनिज्म को वेल्डिंग करवा करके तैयार करना, ये सब ये काम कर रहे थे। इन्होंने पिछले 2-3 साल के अंदर लगभग 8 बार मिलजुल करके इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए और इसको एक्सप्लोर करने का ट्राई किया। प्रैक्टिकली ये लोग एक्सप्लोसिव में एक्सपर्टी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। खुलासों में ये भी जानकारी मिल रही है कि ये जो आतंकी थे ये मदरसे में पढ़ा रहे थे और उसी दौरान ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आए। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये अपनी विचारधारा से बाकी स्टूडेंट्स को प्रभावित करने की कोशिश करते थे। साथ ही साथ जांच में ये भी दावा किया गया है कि 3 अलग अलग मौकों पर इन आतंकियों ने कट्टर विचारधारा से जुड़ने का प्रोग्राम भी चलाया था। आपको दिखाते हैं एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एटीएस के मुताबिक गिरफ्तार 8 आरोपियों की पूछताछ और डिजिटल जांच के दौरान जैश के झंडे, आतंकी मसूद अजहर की किताबें, उसे लिखे गए पत्र और कथित टेरर फंडिंग से जुड़े करीब 1.5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। साथ ही मोबाइल फोन की जांच में पाकिस्तान से जुड़े कई डिजिटल संपर्क भी सामने आए हैं। जब इंट्रोगेशन किया गया और इनके घर पे जब सर्चेज की गई तो इसके अंदर हमें जैश मोहम्मद के फ्लैग, मौलाना मसूद अजहर की किताबें और इन आरोपियों के द्वारा जो मसूद अजहर को लिखे गए खत थे वो सब मिले। साथ साथ में टेरर फंडिंग के लिए इनके पास जो पैसा आया था उसमें से भी 1,30,000 की रिकवरी की गई। इन लोगों में डिटेल इंट्रोगेशन में इनके फोन के ऊपर से बहुत सारे पाकिस्तानी कनेक्शंस मिले। इन लोगों की जो टास्किंग की जा रही थी, गाड़ी परचेज करना, एक घर के आउटस्कर्ट्स में लेना, इन सब के बारे में भी जो तथ्य हैं वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जानने को मिले। सवाल है कि आखिर जैश ए मोहम्मद अचानक गुजरात में इतना बड़ा नेटवर्क क्यों खड़ा कर रहा है। इसके पीछे खुफिया एजेंसियों को एक बड़ी इनसाइड थ्योरी हाथ लगी है। दरअसल भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने कुछ समय पहले ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश के मुख्यालय को तबाह बर्बाद कर दिया था। इसी बड़ी चोट से बौखलाया जैश खुद को दोबारा संगठित करने की फिराक में है। बताया जा रहा है कि पहले पकड़े गए 8 आतंकियों में से एक आरोपी, जिसका नाम अमीन है, उसने नए 5 आरोपियों को जैश से जुड़ा कट्टरपंथी साहित्य और विस्फोटक बनाने की सामग्री सप्लाई की थी। यानी एक ऐसा चेन नेटवर्क था जो बेहद खामोशी से पूरे गुजरात में पैर पसार रहा था। हमको ये पता चला कि जो अमीन शेरा करके जो एक्यूज था, जो 8 आरोपी में था, उनके थ्रू हमको एक और ब्रांचिंग आउट मिला था इस केस में कि एक और ग्रुप है जो अमीन शेरा का से जुड़ा हुआ था, जो बेसिकली लास्ट अराउंड 2.5-3 ईयर्स से एक्सट्रीमली सेल्फ रेडिकलाइज्ड और सेल्फ मोटिवेटेड लोग थे जो जिहाद कैसे करें अकेले उसके ऊपर फोकस थे। इस दौरान उनको बहुत सारे लिटरेचर मिला, उनको पढ़ रहे थे, तो सेल्फ रेडिकलाइज होते हुए उनको पास एक बुक मिला जिसका नाम है अकेले मुजाहिद जिहाद कैसे करें, जिसके अंदर बहुत एक्सप्लिसिटली ये मेंशन था कि एक्सप्लोजिव्स कैसे बनाना है। उसको देख के ये लोग जब जरूरत पड़े तब जिहाद करने के लिए ये लोग
पहले से ही प्रोएक्टिवली रेडी होने के लिए तैयार कर रहे थे। उसके अंदर ये लोगों को इकट्ठा करके सोशल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से एज वेल एज लोकल मार्केट से अलग अलग जो बेसिक गन पाउडर तैयार करने के लिए जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो सारा प्रोक्योर करना किया। उनके जो खुद के पैसे से उसको इकट्ठा करके एक्सप्लोजिव्स अलग अलग मैकेनिज्म यूज करके एक्सप्लोजिव कैसे बनाने और बनाने के लिए तरीका ढूंढ के फिर बनाना शुरू भी कर दिया। जांच के दौरान ये भी सामने आया कि कुछ आरोपी गुजरात के विभिन्न मदरसों में पढ़ाई के दौरान एक दूसरे के संपर्क में आए। एटीएस का आरोप है कि ये संदिग्ध आतंकी धार्मिक बैठकों में कट्टरपंथी विचारधारा पर चर्चा करते थे और दूसरे छात्रों को भी इससे जोड़ने की कोशिश करते थे। ये जो पांचों आरोपी हैं, इसमें बिलाल आबिद शेरा जो है वो चाटावाड़ा सिद्धपुर पाटन का रहने वाला है और जमीयत उल उलूम मदरसा गढ़ा से पढ़ा हुआ है। मोहम्मद अयूब कड़ीवाल जो कि ब्लास्ट की लीड टीम में से था, वो खड़ियासन सिद्धपुर का है। ये देवबंद सहारनपुर में पढ़ा हुआ है और अभी ये फिर से जामिया अबू हसन मदरसा खड़ियासन में फिर से पाया गया है। मोहम्मद अयूब सुनसरा और जो मोहम्मद हसन हनीफ करड़िया है, ये दोनों सिद्धपुर के रहने वाले हैं। इनको हमने अभी दारुल उलूम माटलीवाला भरूच से पकड़ा है। सफ़ी रईस मुखी जो है वडगाम बनासकाठा का है और उसको दाबेल मदरसा नवसारी से लिया गया है। इस प्रक्रिया के दरमियान जो लोकल जिला पुलिस है उनकी मदद ली गई है और इन लोगों के रिमांड लेकर के अब आगे इनके पास से जो सीजर होने वाली आइटम्स हैं वो हम कार्रवाई कर रहे हैं। एटीएस ने इन पांचों संदिग्ध आतंकियों को अदालत में पेश किया, जहां कोर्ट ने मामले की गंभीरता और देश की सुरक्षा को देखते हुए सभी 5 आरोपियों को 24 जुलाई तक एटीएस की पुलिस रिमांड में भेज दिया। एटीएस को अभी इनके पास से विस्फोटक सामग्री, गन पाउडर और वो उर्दू साहित्य बरामद करना है, जिसके जरिए ये युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे थे। साथ ही एटीएस अब इस बात की तफ्तीश भी कर रही है कि इन्हें विस्फोटक खरीदने के लिए फंडिंग कहां से मिल रही थी। क्या गुजरात में इनके कुछ स्लीपर सेल एक्टिव हैं? 24 जुलाई तक होने वाली इस कड़ी पूछताछ में कई और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। कुछ और चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।